हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका वर्ब की क्लास में। हालांकि ये लास्ट क्लास होने वाली है। लास्ट तो पिछली ही वाली क्लास थी। मैंने कहा था कुछ कॉमन वाले कॉन्सेप्ट, वर्ब का कॉमन होना, सब्जेक्ट का कॉमन होना वाले कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ वर्ब और सब्जेक्ट, वर्ब का कॉमन होना, सब्जेक्ट का कॉमन होना वाला कॉन्सेप्ट रह गया था, वो मैं करवा देता हूँ। उसके बाद आज ही से यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना वर्ब के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे थोड़ा हमें एक्सपोजर हो कि भाई क्या बेहतर हो सकता है। कुछ कॉमन बुक्स लेंगे जो सभी के पास होती हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मैं मॉडल्स कराऊंगा आपको, क्योंकि मॉडल्स जो है वो भी वर्ब का पार्ट नहीं है, तो मुझे लग रहा है मैं साथ में ही करा दूं। 1 से 2 क्लास में मॉडल्स हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मॉडल्स और वर्ब दोनों के मिक्स। तो बहुत सारा काम करना है। चलिएगा, आप शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने वर्ब और सब्जेक्ट के कॉमन वाली बात कही थी। मैं कुछ सेंटेंसेस आपको देता हूँ, उसके बाद हम समझेंगे बेसिकली कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ या क्या कॉन्सेप्ट हमारा है डिस्कस करने के लिए, ठीक है। चलिएगा, अभी शुरू करते हैं। चलो, देखो भाई, 6 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, ज्यादा तो कुछ है नहीं, ठीक है। थोड़ा मेरे को जुकाम उखाम हो रहा है यार, एडजस्ट करना अगर साउंड में दिक्कत हो तो। ठीक है, चलो। 6 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। अब देखो, ऐसा होता है कि कई बार हमारे पास ज्यादा वर्ब है तो हम हेल्पिंग वर्ब को कॉमन ले लेते हैं, समझ रहे हो। या फिर मेन वर्ब को भी कॉमन ले लेते हैं कई बार। ऐसा वैसे मेन वर्ब वाला कॉमन तो कॉन्सेप्ट मिलेगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब कॉमन वाला मोस्टली आपको मिलेगा। बहुत सी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को कॉमन ले लेते हैं। तो हमें डिसाइड करना होता है कैसी मेन वर्ब आएगी, कैसी नहीं आएगी। ये तो थोड़ी किताबी बातें हो गई, बुकिश बातों को छोड़ के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, यू हैव एंड विल बी माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। अब तुम सोच के देखो, तुम क्या कहना चाह रहे होंगे कि यू हैव माई बेस्ट फ्रेंड। हैव माने तो रखना होता है, लेकिन यू हैव बीन, तुम हमेशा रहे हो मेरे बेस्ट फ्रेंड। और विल भी मतलब रहोगे मेरे बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए। तुम ये कहना चाह रहे हो। अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पर हैव आया है और विल आया है, और यहाँ पे एक आया बी। बच्चे बी है मेन वर्ब, क्योंकि तुम्हें पता है मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे हैव भी रखा है। यहाँ पर क्या भी रखा है, हैव भी रखा है। तो यहाँ पर हैव और विल दोनों साथ में रखे, इस बात का मतलब हैव के साथ भी फर्स्ट फॉर्म है,
और विल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म है। अब तुम्हें पता है विल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ठीक है, लेकिन हैज हैव के साथ क्या फर्स्ट फॉर्म आती है? नहीं आती। देखो एक बात तो तुम्हें ये भी पता होनी चाहिए, कहीं भी हैज हैव या हैड आया है, क्या आया है? हैज हैव हैड आया है। या तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया होगा, ठीक है नहीं, या तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया होगा, या ये मेन वर्ब के रूप में आया होगा। कई बार ये मेन वर्ब के रूप में भी आता है। जब ये कैसे आता है? जब ये अकेला होता है तो मेन वर्ब के रूप में आता है। अब तुम कहोगे कैसे अकेला पता चलेगा? अकेला छोड़ो, आप ये ध्यान रखो, जब जब हैज हैव हैड आया है और उसका मीनिंग पोजेशन दिखाने का है, क्या दिखाने का है? पोजेशन की, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी थी, इस टाइप की कोई भी बात करी गई है हैज हैव हैड के साथ, तो ध्यान रखना वो मेन वर्ब के रूप में आएगा। और जब जब हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब बनता है तो वो अपने साथ क्या लेता है? वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब बना है तो अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। आपको मैं बता चुका हूँ, जब जब कोई चीज़ हेल्पिंग वर्ब होती है तो हेल्पिंग वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में उसका कोई मीनिंग नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में वो हमेशा क्या बताती है? टेंस बताती है, समझ रहे हो? अगर कोई चीज़ हेल्पिंग वर्ब बनी है तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब जब कोई चीज़ हेल्पिंग वर्ब बनी है उसका कोई मीनिंग नहीं होगा अपना पर्सनल। तुम कहो कि उसका कोई मीनिंग होगा, ना ना, मीनिंग कुछ नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब आई है केवल टेंस बताने के लिए कि बात प्रेजेंट की है, बात पास्ट की है, बात परफेक्ट की है, क्या सिचुएशन है, ये बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब आई है। उसके अलावा अगर मेन वर्ब के रूप में कुछ आया है तो उसका मीनिंग होता है। मैंने कहा हैज हैव हैड कभी भी मेन वर्ब के रूप में आएंगे तो किसको दिखाएंगे? पोजेशन को दिखाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ अधिकार, अधिक पोजेशन मतलब हिंदी में कहूँ तो अधिकार, अगर तुम्हें लगता है कि सेंटेंस में कहीं ना कहीं अधिकार दिखाने की बात हुई है, कहीं भी किसी जगह पे अधिकार दिखाया गया है, और अगर अधिकार दिखाया गया है तो हैज हैव हैड जो है वो क्या होगा? मेन वर्ब होगा। आप उस समय पर हैज हैव हैड को क्या ना मानने की गलती करें? हेल्पिंग वर्ब मानने की गलती ना करें। अगर ये बात समझ में आ गई तो देखो मैं वापस आता हूँ सेंटेंस नंबर 1 पे और आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा था। अब आपको ये पहचानना पड़ेगा, अगर आप समझदार हो, कि ये जो हैव आया है ये पोजेशन दिखाने के लिए आया है, समझ रहे हो? या ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है जिसका कोई मीनिंग नहीं है ना? जैसे पोजेशन दिखाने की मैं बात करूँ, मैं कहता हूँ आई हैव अ कार। मैंने कहा आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, तो कार का पोजेशन जो है वो क्या दिखा रहे हो तुम? कार का पोजेशन किसके पास है? आई के पास है। तो तुम कह रहे हो यू हैव एंड विल बी माई बेस्ट फ्रेंड, कि तुम हमेशा रहे हो और रहोगे मेरे बेस्ट फ्रेंड। तो ये जो हैव है, क्या ये हैव इस बेस्ट फ्रेंड पे पोजेशन दिखाने के लिए आया? सोच के देखो, क्या ये हैव ये अधिकार दिखा रहा है बेस्ट फ्रेंड पे? जैसे मैं कहता हूँ आई हैव माई बेस्ट फ्रेंड, क्या ऐसा पॉसिबल है कहना? आई हैव माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, क्या मीनिंग ठीक है? आई हैव माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, मेरे पास अपना, मतलब तुम ये कहना आई हैव, सॉरी, आई में तो फिर भी कॉन्टेक्स्ट ठीक हो जाएगा। यू हैव माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, तुम्हारे पास मेरा बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है मतलब पोजेशन ना, तुम्हारे पास मेरा बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है, क्या ये मीनिंग ठीक होगा? अगर इस हैव का मतलब अधिकार से निकालोगे बच्चा तो कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये गलत है, समझ रहे हो? अगर आप ये कहोगे कि हाँ ये हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है ना? यू हैव बीन, बी मतलब होना, बी मतलब क्या? यू, बी मतलब होना। यू हैव बीन माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे हो शुरू से लेकर अब तक, एंड विल बी, और आगे भी तुम रहोगे, तुम ये कहना चाह रहे हो। तो यहाँ से तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हैज हैव पोजीशन को नहीं दिखा रहा। अगर हैज हैव पोजीशन को नहीं दिखा रहा तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा। बोले सर ठीक बात है, अगर हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है तो तुम्हें पता है जब जब हैज हैव हेल्पिंग वर्ब बनता है अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? अपने साथ लेता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? अपने साथ लेता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है तो तुम्हें एक बात ये भी समझ में आ जानी चाहिए, क्या? कि यहाँ पर केवल एक वर्ब रखी है, बी। बी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, जो कि विल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन अगर यहाँ पर केवल एक मेन वर्ब रखी है, इस बात का मतलब है आपने हैव के साथ ही फर्स्ट फॉर्म यूज करी है और विल के साथ ही फर्स्ट फॉर्म यूज करी है। यार बात तो ठीक है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन क्या हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म आ सकती है? क्या हैव के साथ बी आ सकता है? कभी नहीं आएगा। इसलिए आपको अपनी तरफ से यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा बी। आप कहोगे यू हैव बीन एंड विल बी माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, है ना? यू हैव बीन एंड विल बी माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, तुम हैव बीन मतलब रहे हो और आगे भी रहोगे मेरे बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ये आपका पहला सेंटेंस ठीक हो गया, अगर आप समझ गए हैं तो, है ना? सेंटेंस नंबर एक बार 2 देखो, ठीक है? वी आर एंड शेल डू अवर जॉब ऑनेस्टली, है ना? वी आर एंड शेल डू अवर जॉब ऑनेस्टली। अब तुम अगर समझदार हो तो मैं आपको एक बात और बता दूं, जरा ध्यान से देखो। जो इजमार होता है ना, वो भी दो तरीके से यूज होता है। इज एम आर वॉज वर कहीं मिल जाए माना,
बता चुका हूँ, हालांकि मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। अगर ये अकेला मिल जाए या अकेला ना मिले, मैं कह दूँ खाली इज एम आर ही आया, तो ये लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब्स हमेशा कैसी होती है? मेन वर्ब होती है। ठीक है, जब जब ये लिंकिंग वर्ब होती है तो ये स्टेट को दिखाती है। किसको दिखाती है? स्टेट को, एक्शन को नहीं दिखाती। इस टाइम पे जब जब ये मेन वर्ब बने होते हैं, इनका अपना खास कोई मीनिंग नहीं होता। इनका अपना कोई खास मीनिंग नहीं होता। लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब आई है, ठीक है, तो ध्यान रखना, जब जब ये हेल्पिंग वर्ब बनी है तो इनके साथ या तो वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी कंटिन्यूस टेंस को दिखाने के लिए, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस को दिखाने के लिए, या पास्ट पार्टिसिपल को दिखाने के लिए। कुल मिला के आईएनजी फॉर्म आएगी हैज सॉरी इज एम आर वाज वर्ब के बाद, या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दो ही सिचुएशन है, समझे? नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब अगर इतनी बात समझ गए हैं तो ध्यान से सुनो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसके बाद सेंटेंस पे पहुंचूंगा। जब जब अकेला आएगा लिंकिंग वर्ब के रूप में आएगा, मेन वर्ब बनेगा और बाद में लिखा होगा कॉम्प्लीमेंट। बाद में क्या लिखा होगा? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब जब आएगा किसके साथ? जब जब आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो साथ में आईएनजी फॉर्म लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। और मीनिंग तो हालांकि दोनों टाइम पे ही कुछ खास होता नहीं है। मैं आपसे कहूँ, जब जब ये हेल्पिंग वर्ब बनता है तब भी इसका कोई खास मीनिंग होगा नहीं, मैं आपको बता दूं। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का तो कोई मीनिंग होता नहीं। हेल्पिंग वर्ब तो क्या बताने के लिए आती है? जस्ट टेंस बताने के लिए आती है कि हेल्पिंग वर्ब में टेंस क्या है। हेल्पिंग वर्ब क्या बताने के लिए आती है? जस्ट जस्ट टेंस बताने के लिए आती है कि भाई ये टेंस है, ऐसे ऐसे बात है, और कुछ नहीं बताती है ना। एक तो रही ये बात। तो दो बातें मैंने बताई, लिंकिंग वर्ब वाली और कौन सी वाली अपनी, मेन वर्ब वाली। ठीक है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब वाली। ये दो चीजें मैं बता चुका। सेंटेंस में कैसे क्लियर करोगे? आपको देखना पड़ेगा कि यार किस चीज को जोड़ रहे हो। लिंकिंग वर्ब का तो पता चलेगा बात के कॉम्प्लीमेंट को देख के, कि बात का जो कॉम्प्लीमेंट है क्या वो सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है। क्योंकि लिंकिंग वर्ब पढ़ा चुका हूँ, वहां तो मैं समझ में आई होगी ये बात। बाकी मेन वर्ब का तो ऐसा है, बाद में अगर आईएनजी फॉर्म दे रखी है, थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो मेन वर्ब के रूप में ही, वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही आया है। देखो भाई, अगर मैं कहूँ वी आर एंड शेल डू अवर जॉब ऑनेस्टली, तो एक बात देखो, अगर मैं शेल डू एंड शेल डू को एक मिनट के लिए हटा दूँ, इसको एक मिनट के लिए हटा दो, अब देखो, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ वी आर अवर जॉब ऑनेस्टली? अब यहाँ देखो, वी आर अवर जॉब ऑनेस्टली, वी आर अवर जॉब, हम अपनी जॉब हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेन वर्ब के रूप में आया हो, खाली यहाँ पर आर हो? पॉसिबल है? वी आर अवर जॉब ऑनेस्टली तो हो ही नहीं सकता। वी आर अवर जॉब ऑनेस्टली, हम अपनी जॉब है, ये थोड़ी बात हुई कोई। बात ये होगी कि हम अपनी जॉब अच्छे से कर रहे हैं। तो ये बात पक्की है कि मेन वर्ब के रूप में नहीं, ये बात हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। और जब जब इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तो थर्ड फॉर्म या एनजी फॉर्म। अब यहाँ पे शैल लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे शैल लिखा है। अब देखो, शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बात बिल्कुल सही है। लेकिन आपने मेन वर्ब को कॉमन रख रखा है ना? आर के साथ ही फर्स्ट फॉर्म है और शैल के साथ ही फर्स्ट फॉर्म है। ऐसा नहीं हो सकता भाई। ऐसा नहीं होगा तो इस एम आर के साथ क्या आएगा? इस एम आर के साथ क्या कहोगे? वी आर इस एम आर के साथ आएंगे। पैसिव वॉइस में थोड़ी सेंटेंस, सब्जेक्ट कौन है? वी है। तो सेंटेंस पैसिव में तो है नहीं, एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में इस एम आर के साथ वर्ब की आएंगी फॉर्म आती है। तो आप कहोगे वी आर डूइंग एंड शेल डू अवर जॉब, ऑब्जेक्ट बनेगा। इस वाले डूइंग का भी ऑब्जेक्ट यही है और डू का भी ऑब्जेक्ट यही, क्योंकि दोनों बातें सेम ही तो हैं। समझ रहे हो? ये जो डूइंग है, इस डूइंग का ऑब्जेक्ट भी अवर जॉब है। वी आर डूइंग अवर जॉब ऑनेस्टली, हम अपनी जॉब कर रहे हैं ऑनेस्टली। एंड शैल डू, और फ्यूचर में भी करेंगे, ये तुम कहना चाह रहे हो। तो आर के साथ डूइंग आएगा। नेक्स्ट देखो, सेंटेंस नंबर 3। अब वही हैव वाली बात वापस आ गई। आई हैव एंड विल स्पेंड नो मनी। तो मेरे पास है, आई हैव एंड विल स्पेंड नो मनी। अब ध्यान से देखो, आपको जैसे बोले सर मैंने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो एक काम करो, यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे स्पेंड की थर्ड फॉर्म स्पेंट लिख दो, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। बच्चे यही तो तुमने गलती कर दी सोचने में समझने में, अगर तुम पुराने हिसाब से चल गए थे। अब ध्यान से देखो एक बात, क्या ये हैव जो आया है, क्या ये हैव कैसा मीनिंग रखता है? अधिकार का मीनिंग रख रहा है, या अधिकार के अलावा किसका? वो ये हमारा जो कहते हैं इसको, क्या है, अधिकार का मीनिंग रख रहा है? और अधिकार का मीनिंग नहीं रख रहा है तो किसका मीनिंग रख रहा है? देखो कि अपना हेल्पिंग वर्ब वाला मीनिंग रख रहा है, या इसके साथ जो भी फॉर्म आएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो, आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, अधिकारी तो है। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो हैव का मीनिंग यहाँ पे अधिकार वाला है। और जब जब हैव का मीनिंग अधिकार वाला होता है, ये मेन वर्ब होता है। इसका मतलब हैव को किसी और वर्ब से मतलब है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो खुद ही मेन वर्ब है। हैव यहाँ पे खुद ही मेन वर्ब है, तो इसको किसी और वर्ब की जरूरत है ही नहीं। आई हैव नो मनी ठीक है,
एंड विल स्पेंड नो मनी, और मैं कोई पैसा खर्च नहीं करूंगा, क्योंकि है ही नहीं तो खर्च कहाँ से करेगा। विल के साथ स्पेंड आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। हैज हैव के साथ तुम सोच रहे हो थर्ड फॉर्म रखोगे, कोई जरूरत नहीं है भाई। थर्ड फॉर्म रखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपने शुरू में ही हैव का यूज किस लिए किया है, पजेशन दिखाने के लिए किया है। और अगर पजेशन दिखाया गया है तो फिर सीधी सीधी अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पे जो हैव आया है वो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के साथ कोई अलग से वर्ब नहीं रखी जाती। गिवन सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। वहीं सेंटेंस नंबर 4 देखो, आप 4 नंबर में कह रहे हो यू हैव एंड विल डू योर जॉब प्रॉपरली। यू हैव, अब देखो देखो, यहाँ पे हैव आया, यू हैव, इसको विल डू को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, है ना। यू हैव योर जॉब, तुम्हारे पास, यू हैव योर जॉब प्रॉपरली, बताओ, यू हैव योर जॉब प्रॉपरली, तुम्हारे पास प्रॉपरली तुम्हारी जॉब है, ये कहना चाह रहे हो, या तुम अपनी जॉब प्रॉपरली करते आए हो और करोगे। सोच के देखो क्या कहोगे। यहाँ पर जॉब पे पोजीशन नहीं दिखाया गया। अगर मैं इतना ही सेंटेंस कहता ना यू हैव योर जॉब, तो सेंटेंस ठीक था। यू हैव योर जॉब, कि तुम्हारे पास अपनी नौकरी है यार, और क्या चाहिए तुम्हें, मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें और क्या चाहिए, तुम्हारे पास अपनी नौकरी है, यू हैव योर जॉब, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉपरली लिखा है। प्रॉपरली बताना चाह रहा है इस बात को कि कोई एक्शन हुआ है। यू हैव योर जॉब, तुम्हारे पास जो तुम्हारी जॉब है, नहीं, तुम अपनी जॉब अच्छे से कर रहे हो, या तुमने अपनी जॉब अच्छे से अब तक की है और आगे भी करोगे। तो प्रॉपरली जो है, प्रॉपरली इस बात को बता रहा है कि भाई एक्शन हुआ है, ये केवल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर हैज हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। प्रॉपरली से पता चला मुझे इस बात का कि एक्शन आया है। एडवर्ब आई है तो किसके लिए आई होगी, एडवर्ब आई है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, किस तरीके से करा गया, प्रॉपरली करा गया। अगर एडवर्ब आई है तो किसके लिए आई होगी, एडवर्ब आई है तो वर्ब के लिए आई होगी। अब मैं बता दूं, है जब अधिकार दिखाने की बात होती है तो एक्शन नहीं होता, तो यहाँ पे मेन वर्ब रखनी पड़ेगी, डन। क्या रखना पड़ेगा, डन। यू हैव डन योर जॉब, यू हैव डन योर जॉब, तुमने अपनी जॉब करी है अच्छे से, बहुत अच्छे से। एंड विल डू योर जॉब, और तुम अपनी जॉब आगे भी करोगे। कैसे, प्रॉपरली करोगे, बड़े अच्छे से करोगे। अब सेंटेंस आपका ठीक है, इसमें यहाँ पे हैव को पोजीशन माना नहीं जा सकता, क्योंकि लास्ट में प्रॉपरली भी रखा है। क्या रखा है, प्रॉपरली भी रखा है। ये हुई बात। नंबर 5 देखो, ही हैज एंड मे हर्ट, ही हैज एंड मे हर्ट। अब देखो ध्यान से, 5 नंबर में क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा सेंटेंस है, ही हैज एंड मे हर्ट। अब देखो एक चीज होती है, मैं आपको बताऊं, हर्ट के बारे में एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए। हर्ट जो शब्द है, इसकी फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म हर्ट ही होती है। तीनों में कोई फर्क नहीं होता, अगर तुम्हें पता हो तो। समझ रहे हो, तीनों में कोई फर्क नहीं होता। ही हैज हर्ट, अगर मैं लिखूं ही हैज एंड मे हर्ट, अब तुम्हें पता है। बोले सर मे के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, मैंने कहा सही है। बोले सर हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मैंने कहा सही है। तो अब मैंने कहा ही हैज हर्ट अस मोर इन फ्यूचर, है ना, ही हैज हर्ट अस, उसने हमें हर्ट किया है, एंड मे हर्ट अस मोर इन फ्यूचर, और हमें फ्यूचर में भी और हर्ट वो कर सकता है। अब तुम ये कहना चाह रहे हो, बोले सर एक बात बताओ, मैंने कहा हाँ। बोले सर थर्ड फॉर्म लिखोगे तो भी तो हर्ट ही लिखोगे। मैंने कहा यार बात तो सही है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बिल्कुल क्या है, सेम है। हर्ट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो आप ये सोच रहे होंगे एग्जामिनर ने क्या करा, एग्जामिनर ने एक ही बार लिखा, बोले यार हर्ट फर्स्ट फॉर्म मान लो, हर्ट को थर्ड फॉर्म मान लो, क्या ही फर्क पड़ेगा। ना 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 ना, अगर वर्ब की फॉर्म लिखी है, फर्स्ट लिखी है, सेकंड लिखी है, थर्ड लिखी है, और वो मतलब वर्ब की सेम फॉर्म लिखी है, और अगर वो अलग अलग तरीके से आई है, तो आपको अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे हो कि यार हर्ट लिखा है, बोले सर हर्ट ही फर्स्ट फॉर्म में, हर्ट ही थर्ड फॉर्म में, 2 बार क्यों लिखे। अरे यही तो बात है, आपको दिखाना पड़ेगा कि वो अलग अलग फॉर्म के रूप में है। अब आप ये मे के साथ लिखिए, तो मे के साथ लिखिए मतलब ये फर्स्ट फॉर्म होगी। आप कहो कि सर मैं हैज के साथ इसको थर्ड फॉर्म मान लूं, मैंने कहा मान तो लोगे, लेकिन अभी तो तुमने इसको फर्स्ट फॉर्म माना, फिर तुम इसको थर्ड मान लो। ना ना ना, आप अलग से मेंशन करो, ही हैज हर्ट। ये बात इस बात को बताती है कि यहाँ पर जो हैज के साथ आया है वो थर्ड फॉर्म है, और मॉडल के साथ जो आया है वो क्या है, मॉडल के साथ जो आया है वो फर्स्ट फॉर्म है, भले सी देखने में सेम हो। अगर वर्ब की फॉर्म अलग है, एक यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में आई है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म में आई है, अगर अलग अलग फॉर्म है तो मेंशन भी अलग अलग ही करनी पड़ेगी। अगर पेपर में ऐसा कुछ आ गया तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट फॉर्म अलग है, थर्ड फॉर्म अलग है, दोनों अलग है तो दोनों को अलग अलग लिखो। नेक्स्ट देखो, वहीं अगर मैं छठे नंबर में देखूं, कैन और मे दोनों मॉडल्स हैं, और दोनों मॉडल्स हैं तो दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इसको तुम कॉमन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस नंबर 6 बिल्कुल सही है। ही कैन एंड मे हर्ट, मे के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, मैंने कहा हाँ। कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, मैंने कहा हाँ। दोनों के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, बोले सर दोनों के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो कॉमन रखो, फिर क्या दिक्कत, बिल्कुल सही। लेकिन 5 नंबर में कॉमन नहीं रख सकते। हैजैब के साथ जो हर्ट आया है वो थर्ड फॉर्म है, मे के साथ जो हर्ट आया है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो दोनों को अलग अलग तरीके से मेंशन करोगे। ये तो रही कुछ वर्ब वाली बात। कौन सी वाली बात, कुछ वर्ब वाली बात, कि वर्ब कई बार ऐसी होती है, कैसी, कई बार वर्ब होती हैं जो कंफ्यूज कर देती हैं आपको कॉमन के रूप में, कि कब कॉमन रखी जाएंगी, कब क्या होगा, कब क्या नहीं। ये बात मैंने आपको थोड़ी सी समझाई है, ठीक है।
ये खास करके हैज़अप का ध्यान रखना, तुम्हें समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है कि कब पोजीशन दिखा रहा है, कब पोजीशन नहीं दिखा रहा है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा भाई। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट भी तो कई बार कॉमन हो जाता है, तो मैं एक दो सेंटेंस लिखता हूँ, आपको मजा आएगा, जरा ध्यान से देखो। ठीक है। जैसे देखो भाई, ये रुको एक दो और ऐड करता हूँ, तब लिखते हैं, तब समझते हैं। चलो पहले तीन ही देखो, बाकी की कहानी बता दूंगा आपने। ध्यान से देखो। मैंने पहला सेंटेंस कहा कि मोहन इज माई फ्रेंड एंड ऑफन हेल्प मी। मोहन मेरा दोस्त है और वो अक्सर मेरी हेल्प करता है। देखो यहाँ पर इज एम आर जो है वो मेन वर्ब है, ध्यान रखना, अकेला आया है। माई फ्रेंड उसका कॉम्प्लीमेंट है, और इज एम आर अकेला आता है तो ये कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। मोहन हमारा सब्जेक्ट है, अकेला है इसलिए इसके साथ इज आया। मोहन इज माई फ्रेंड, एंड आया कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। ऑफन एडवर्ब है और हेल्प हमारी वर्ब है। लेकिन मुझे बताओ, इस वाली वर्ब के पास, ये बोले सर ये वाली वर्ब इज हो गई, इसका सब्जेक्ट मोहन हो गया, मेन वर्ब है। हेल्प भी तो मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए। आप कह रहे सर सब्जेक्ट तो है नहीं, मैंने कहा अरे कॉमन सब्जेक्ट है भाई, इसका सब्जेक्ट भी कौन ही है, मोहन है। मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑफन हेल्प। अब देखो दिक्कत ये है कि मोहन सिंगुलर है, मोहन सिंगुलर है तो हेल्प मी है, हेल्प्स मी। बोले सर हेल्प्स मी आएगा, ध्यान रखना। अब तुम कहो बोले सर शुरू में इज लिख तो दिया, अरे नहीं भाई, इज अलग है, इज लिंकिंग वर्ब है जिसमें एक्शन नहीं हुआ। हेल्प जो है वो अपनी मेन वर्ब है जिसमें एक्शन हुआ है, दोनों अलग अलग हैं। इसलिए हेल्प नहीं, हेल्प के साथ क्या आएगा, हेल्प्स आएगा। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। सेंटेंस नंबर 2 देखो, आपने कहा आई एम इल एंड इज रेस्टिंग एट होम, कि भाई मैं बीमार हूँ और रेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ पे, घर पे। अब ध्यान से देखो, आई एम इल एंड रेस्टिंग एट होम। अब आपने आई के साथ एम लगाया, बहुत अच्छी बात है। ये आई एम इल में एम जो है वो मेन वर्ब है, क्योंकि अकेला आया है, और मेन वर्ब है तो कौन सी वर्ब होगा, लिंकिंग वर्ब। लेकिन इज रेस्टिंग एट होम, इज हमारे यहाँ पे अकेला है, हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, आईएनजी फॉर्म, जो कि कैसी वर्ब है, मेन वर्ब है। अब मुझे बताओ, हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी भाई, ऐसे थोड़ी। अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी तो सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो आई के साथ क्या लगाओगे, अरे आई के साथ लगाओगे एम। आई के साथ क्या लगाओगे, इज या एम, आई के साथ लगाओगे एम। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेंटेंस नंबर 2 को, कि आई एम इल एंड रेस्टिंग एट होम। देखो बोलने के लिए तो सही है, कई बार हम बोल देते हैं कि भाई बोलने में हम देख रहे हैं तो बोलने में बहुत सुंदर लग रहा है सेंटेंस, कि भाई सही लग रहा है कि आई एम इल एंड रेस्टिंग एट होम, कि मैं बीमार हूँ और रेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ पे, मैं बीमार हूँ और घर पे रेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को देखूं ध्यान से, आई एम इल एंड रेस्टिंग एट होम में, आई एम इल में एम मेन वर्ब है, और रेस्टिंग भी कैसी वर्ब है, मेन वर्ब है। अगर रेस्टिंग भी मेन वर्ब है तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और अगर हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो अलग से मेंशन करनी पड़ेगी, एम लिखना पड़ेगा। अगर आप बिना लिखे चल रहे हो तो काम चलेगा नहीं। एम यहाँ पे मेन वर्ब है, एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, दोनों अगर अलग अलग वर्ब है तो आपको अलग अलग लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये तरीका लिखने का गलत होगा अगर आप लिख रहे हो। अगर आप बीच में एम ऐड करते हो तो ही सेंटेंस क्या बनेगा, सही बनेगा, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, एम लिखना पड़ेगा। खाली ऐसे लिखते हो तो ये सेंटेंस गलत होगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये लास्ट वाला देख लो अब। आई एम रेस्टिंग एट होम एंड इज वॉचिंग अ मूवी। अब देखो पहली बात तो, एम रेस्टिंग ये आईएनजी फॉर्म है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। आई एम रेस्टिंग एट होम एंड इज वॉचिंग मूवी, ये भी मेन वर्ब है आपकी, और ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है। दोनों के पास सब, इस वाले के पास सब्जेक्ट नहीं है तो मतलब सब्जेक्ट कॉमन है, दोनों का आई। तो आई के साथ यहाँ एम आया तो आई के साथ यहाँ भी क्या आएगा, एम आएगा, एक बात। दूसरी बात, क्या दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं, ये भी एम है ये भी एम है, दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। अगर दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं, बोले सर कॉमन ले सकता हूँ, बोले सर बिल्कुल ले सकते हो। आई एम रेस्टिंग एट होम और इस एम को लिखने की जरूरत ही नहीं है। आई एम रेस्टिंग एट होम एंड वॉचिंग अ मूवी,
मैं घर पे रेस्ट कर रहा हूँ और एक मूवी देख रहा हूँ रेस्ट करते करते, तुम ये कहना चाह रहे हो। तो इज की जरूरत यहाँ, सॉरी एम की जरूरत यहाँ पे है ही नहीं। आई एम रेस्टिंग एट होम एंड वॉचिंग मूवी, ठीक है, क्योंकि दोनों हेल्पिंग वर्ब है, तो एक को कॉमन ले लिया आपने, उसी से मेंशन हो गया कि भाई यहाँ पे वर्ब यही आएगी। बस इतनी सी कहानी है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कुछ कॉन्सेप्ट था सब्जेक्ट कॉमन का और वर्ब कॉमन का, कि कई बार वर्ब कॉमन लेते हैं, कई बार सब्जेक्ट कॉमन लेते हैं। इतना पूरा होने के बाद आपका समझ लीजिए वर्ब का बेसिक कॉन्सेप्ट काफी पूरे हो गए हैं। अब आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस में कराता हूँ। कुछ क्वेश्चंस कराने के बाद आपका थोड़ा एक्सपोजर होगा कि हमने क्या पढ़ा है। उन क्वेश्चंस को करने के बाद मैं कुछ मॉडल्स पढ़ाऊंगा। मॉडल्स के बाद फिर मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, इसके भी और मॉडल्स के भी, दोनों के मिला के, समझे, और दोनों के मिला के क्वेश्चंस करेंगे। और तो आपको थोड़ा पता चलेगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर से करने के लिए भी दूंगा, एक्सरसाइज वगैरह, उस पर भी काम करेंगे। चलेगा, अब हम शुरू कर लेते हैं। ये हमारे कुछ क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, मैं आपको निकाल के देता हूँ। ठीक है, उसको शुरू करते हैं।